राधेपुर गांव में मेघा अपनी मां शारदा और पिता किशोर लाल के साथ रहती थी। किशोर लाल अक्सर काम के सिलसिले से घर से बाहर ही रहता था। शारदा अपनी बेटी मेघा से बहुत प्यार करती थी। वो उसकी हर छोटी सी छोटी ख्वाहिशें भी पूरा किया करती थी। माँ, कल सोनम का बर्थडे है और मुझे बार्बी डॉल वाला गाउन चाहिए। ठीक है बेटा, मैं आज ही बाजार से तेरे लिए एक सुंदर सा गाउन ले आऊंगी। मेघा बहुत खुश होती है। मेघा जब शाम को सुमन के बर्थडे से घर वापस आती है तो देखती है कि उसकी माँ बिस्तर पर लेटी हुई है। क्या हुआ माँ? माँ, आप लेटी क्यों हो? आपकी तबीयत तो ठीक है? अरे माँ, आपको तो बहुत तेज बुखार है। रुकिए, मैं आपके लिए अभी दवाई लेकर आती हूँ। मेघा जैसे ही बाहर दवाई लेने गई, बारिश शुरू हो गई। वो किसी तरह भीगते हुए पास के दवाई दुकान से कुछ दवाई लेकर आ गई। माँ, ये लो, मैं आपके लिए दवाई लेकर आई। आप जल्दी से ये दवाई खा लो। शारदा उठकर वो दवाई खा लेती है, लेकिन दवाई खाने से उसकी तबीयत और बिगड़ने लगती है। रात का समय था, बाहर तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी। मेघा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। वो कभी अपनी माँ के पैर दबाती तो कभी सिर। माँ, आपको क्या हो रहा है? माँ, आप ठीक हो जाओगी। माँ, आपको कुछ नहीं होगा। माँ। बेटी, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरा अंतिम समय आ गया है, तो बस किसी तरह से अपने बाबा को बुला दे। माँ, आपको कुछ नहीं होगा। माँ, मैं अभी बाबा को कॉल कर रही हूँ और देखना, हम आपको बहुत अच्छे हॉस्पिटल ले जाएंगे और आप अभी ठीक हो जाओगी। मेघा जल्दी से अपने बाबा के पास फोन लगाती है, लेकिन नेटवर्क नहीं होने की वजह से किशोर लाल को मेघा की आवाज सुनाई नहीं देती है। बाबा, जल्दी घर आ जाओ। बाबा, माँ की तबीयत बहुत खराब है। बाबा, जल्दी आ जाओ। बाबा, माँ को बचा लो। बाबा। मेघा बिटिया, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैं 2 दिन बाद ही गांव आ रहा हूँ। मुझे अभी एक जरूरी काम है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और फिर फोन कट जाता है। मेघा अपनी माँ की बिगड़ती हुई हालत को देखकर पड़ोस में मदद मांगने जाती है। अंकल, मेरी माँ को बचा लीजिए अंकल, उसकी तबीयत बहुत खराब है। प्लीज अंकल, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। मेघा पर तरस खाकर पास के कुछ लोग उसकी मदद के लिए आते हैं और शारदा को उठाकर पास के ही एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और शारदा की वहीं हॉस्पिटल में ही मृत्यु हो जाती है और मेघा अनाथ हो जाती है। माँ, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हो। माँ, आपको मुझसे बहुत प्यार करती थी ना, फिर ऐसे कैसे मुझे अकेला छोड़कर जा सकती हो? माँ, उठो। माँ, वापस आओ। माँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मेघा का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। तब तक किशोर लाल भी आ जाता है। अपनी पत्नी के बारे में जानकर उसे बहुत दुख होता है और वो मेघा से लिपटकर रोने लगता है। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरा गुनहगार हूँ। आज मेरी वजह से शारदा इस दुनिया में नहीं रही। अगर वक्त पर मैं यहाँ होता तो आज शारदा हमारे बीच होती। रोते हुए किशोर लाल अपनी पत्नी का दाह संस्कार कर देता है। किशोर लाल अपना सारा कारोबार छोड़कर अपनी बेटी के साथ गांव में ही रहने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। ओहो पापा, सब्जी में तो नमक ही नहीं है। अभी लाया बिटिया। पापा, ऐसे कौन चोटी करता है? आपसे एक भी काम नहीं होता है। आज फिर से बिना चोटी के ही स्कूल जाना पड़ेगा। तभी किशोर लाल की बहन शांति वहाँ आती है और अपने भाई को इस तरह घर के कामों को भाग भाग कर करता देख बोलती है, रहने दो भैया, ये सब आपके बस की बात नहीं। ये घर का काम औरतें ही संभाल सकती है, मर्द के बस का नहीं है। मेरी मानो तो अब दूसरी शादी कर लो। शांति, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन काम की वजह से मैं उसे कभी अपना प्यार जता नहीं पाया। काश अगर मैंने अपने काम पर से ध्यान हटाकर थोड़ा ध्यान भी अपने घर पर दिया होता तो मुझे आज ही दिन नहीं देखना पड़ता। मुझे माफ कर देना शारदा। भैया, होने को कोई नहीं बदल सकता है। भाभी आज हमारे बीच नहीं है, इसका हम सबको दुख है, लेकिन इन सब में इस मासूम सी बच्ची का क्या दोष? भैया, इसे माँ की प्यार की जरूरत है। प्लीज भैया, खुद के लिए ना सही मेघा के लिए दोबारा से शादी कर लो। अपनी बहन के बार बार जिद करने पर किशोर लाल शालिनी नाम की विधवा औरत से शादी कर लेता है। शालिनी की पहले से ही एक बेटी थी, रूमी।
शालिनी घर आते ही मेघा से बहुत प्यार करती है। वो मेघा का खाना, सोना, खेलना, हर चीज का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है। यह देखकर किशोर लाल को इस बात की तसल्ली हो जाती है कि उसने दूसरी शादी करके कोई गलती नहीं की। किशोर लाल भी अब धीरे धीरे अपने कारोबार पर ध्यान देने लगता है। मेघा बेटा, मैं काम के सिलसिले से बाहर जा रहा हूँ, तब तक आप अपना ध्यान रखना और अपनी माँ और दीदी के साथ प्यार से रहना। पापा, मुझे दीदी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो हमेशा मुझसे लड़ती रहती है। मुझे यहाँ नहीं रहना है। पापा, मुझे अपने साथ ले चलो। तभी शालिनी वहाँ आ जाती है। मेघा बेटा, तुम मुझे अपनी माँ नहीं मानती हो ना, तभी तुम मुझे छोड़कर जाना चाह रही हो। नहीं माँ, मेरी सगी माँ के बाद एक आप ही तो हो जो मेरा इतना ख्याल रखती हो। आप बहुत अच्छी हो माँ। पापा, आप जाओ और शहर से मेरे लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आना। किशोर लाल चला जाता है। इधर ये सब देखकर रूमी का पारा 7वें आसमान पर चला जाता है। ये सब क्या है माँ? आप मेरी माँ हो, लेकिन मुझे प्यार करने की जगह आप इस भिखारिन मेघा की बच्ची की सेवा करने में लगी हो। आखिर चल क्या रहा है माँ? कहीं ऐसा तो नहीं मैं भी आपकी सौतेली बेटी हूँ? अरे अकल की अंधी, तू अपनी माँ को अब तक समझ नहीं पाई है। ये सब तो उस किशोर लाल को बेवकूफ बनाने के लिए था। मुझे बस किशोर लाल का यकीन जीतना था और वो मैंने अच्छे से जीत लिया है। अब देख, मैं इस सौतन की बच्ची का क्या हाल करती हूँ। मैं इसे इतना परेशान करूंगी कि ये आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगी और कहीं जाकर डूब मरेगी। उसके बाद सब कुछ अपना होगा, यानी कि तुम्हारा होगा। वाह माँ, मान गई आपको। आपके सामने तो नागिन भी फेल है। अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि आप ही मेरी माँ हो। फिर दोनों हंसने लगती है। तभी से दोनों का अत्याचार शुरू हो जाता है। मेघा, ओ मेघा की बच्ची, कहाँ मर रही है? अच्छा, तो महारानी यहाँ कलेक्ट्री की पढ़ाई कर रही है। सुन कलमुही, बहुत हो गया। अब ये पढ़ाई लिखाई छोड़ और घर के कामों में लग जा, समझी? ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ? ये अचानक से आपको क्या हुआ? मेघा की बच्ची, तुमने मेरी माँ से अपनी बहुत सेवा करवा ली। अब चल और अब से तू हमारी सेवा कर, समझ गई? वरना मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगी। तू मारेगी मुझे? अरे ये मत बोल कि तू किससे बात कर रही है। मैं छोटी हूँ तो इसका मतलब क्या मैं तुम लोगों की बातों से डर जाऊंगी? मैं अभी अपने बाबा को फोन करके तुम लोगों की सच्चाई बताती हूँ। मेघा जैसे ही अपने बाबा के पास फोन मिलाती है, वैसे ही शालिनी उसके हाथ से फोन छीन लेती है। लगता है बहुत चर्बी चढ़ी है तुम में, तू ऐसे नहीं मानेगी। और फिर शालिनी और रूमी मिलकर मेघा की बहुत पिटाई करती हैं। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। आखिर तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? देखना, जैसे ही मेरे बाबा आएंगे वो तुम लोगों को धक्के मारकर इस घर से निकाल देंगे। लेकिन अफसोस, वो दिन देखने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगी। और शालिनी फिर से उसे मारने लगती है। तभी रूमी कहती है, रुक जाओ माँ, बेचारे को मरने से पहले इसे कुछ बनवा कर खा तो ले। सुन मनहूस, जा अब जल्दी से जा और हमारे लिए खाना बना कर लेकर आ। अब जाती है या और पिटाई करूँ तेरी? मेघा रोते रोते किचन में चली जाती है और खूब रोती है। माँ, आप कहाँ हो माँ? माँ देखो ना, आपके जाने के बाद मेरी क्या हालत हो गई है माँ। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ, मैं कैसे खाना बनाऊँ? और मुझे कुछ बनाना भी नहीं आता है। अब मैं क्या करूँ माँ? माँ, अगर मैं खाना नहीं बनाई तो सौतेली माँ और बहन दोनों मिलकर मुझे मार डालेगी माँ। मेघा ये कहते हुए रो रही थी। तभी वहाँ उसकी माँ की आत्मा प्रकट होती है और बोलती है, मेघा बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाई और वक्त से पहले ही तुम्हें छोड़कर मुझे जाना पड़ा। बेटा, पर तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ ना। अब मैं तुम पर और जुर्म नहीं होने दूंगी और तुम पर जुर्म करने वालों को चुन चुन कर सजा दिलाऊंगी। इतना बोलकर उसकी माँ एक जादू करती है और मेघा का सारा जख्म और दर्द एकदम से गायब हो जाता है। बेटा, अब मेरे जाने का वक्त हो रहा है। प्लीज माँ, एक बार तो मैं आपको खो चुकी हूँ, दोबारा से नहीं खोना चाहती। माँ, यहीं रुक जाओ माँ, मत जाओ मुझे छोड़कर। ये नहीं हो सकता मेरी बच्ची, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कर सकती हूँ। ये लो, ये मेरी जादुई लाल लहंगा है। ये लहंगा एक साई की तरह तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारी सहायता करेगी। और तो और, तुम इस लहंगे से जो भी कहोगी वो सब हो जाएगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। मैं फिर तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। इतना बोलकर मेघा की माँ की आत्मा वहाँ से चली जाती है।
तभी मेघा जादुई लाल लहंगे से कहती है, हे जादुई लहंगे, मुझे मेरी सौतेली माँ और बहन के लिए खाना दो। तभी उसके सामने खूब सारे पकवान बनकर आ जाता है। ये लो माँ, खाना खा लो। अरे माँ देखो तो, इस ड्रामेबाज को इतना सब कुछ बनाने आता है, उसके बाद भी इतने नखरे कर रही थी। चलो अब जल्दी से खाना खाते हैं। और तू मनुष्य अब जा यहाँ से। मेघा वहाँ से चली जाती है। तभी दोनों माँ बेटी खाना खाने लगती है। आह, मेरे पेट में बहुत जलन हो रही है, मुंह में भी जलन हो रहा है, ये क्या हो रहा है? आह माँ, बचाओ माँ, मेरे पेट में तो बहुत तेज दर्द हो रहा है। पता नहीं इस मनुष्य ने क्या बनाकर हमें खिला दिया। आह, मैं टॉयलेट से आ रही हूँ। कुछ देर तक दोनों माँ बेटी ऐसे ही परेशान रहती हैं। इधर मेघा अपने जादुई लहंगे से स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना मांगकर मजे से खा रही थी। थोड़ी देर बाद शालिनी जब टीवी देख रही थी, तब जादुई लहंगा उसे थप्पड़ ही थप्पड़ खूब मारती है। कौन है? सामने आओ। कौन है? कौन मार रहा है मुझे? माँ बचाओ, मुझे कोई जोर जोर से थप्पड़ मार रहा है माँ। जादुई लाल लहंगा दोनों माँ बेटी की जमकर पिटाई करती है। दोनों माँ बेटी डरकर जमीन के कोने में बैठ जाती है। तभी उसके पिता वहाँ आते हैं। ये क्या हाल बना रखी है तुमने घर की और खुद की? ये तुम्हारे बाल कैसे हैं? ये सब क्या है? जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। शालिनी ये सब क्या है? तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है? जैसी करनी वैसी भरनी। मेघा बेटी। तभी मेघा जादुई लहंगे के साथ वहाँ आती है और तभी शारदा की आत्मा भी वहाँ आती है और फिर सारी सच्चाई शारदा किशोर लाल को सुनाती है। मुझे माफ कर दो शारदा, मैं तुम्हारा और तुम्हारी बेटी दोनों का गुनहगार हूँ। मुझे माफ कर दो। आपकी कोई गलती नहीं है जी, वो हमारी किस्मत ही खराब थी। खैर, मैंने इन दोनों माँ बेटी को सबक सिखा दिया है। ये दोनों माँ बेटी पागल हो चुकी है। और हाँ, अब आपको मेघा के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ये जादुई लाल लहंगा घर का सारा काम कर दिया करेगी, वो भी मेरी तरह। इतना बोलकर शारदा की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और दोनों बाप बेटी अब जादुई लाल लहंगे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। बारिश में जादुई बांस का अनोखा घर। चलो, ये बांस का बेड तो बन गया, अब चल के सोफा बना लेता हूँ। मोहन गांव के मुखिया की दुकान में फर्नीचर का काम किया करता था और वो ज्यादातर बांस की ही चीजें बनाया करता था। तभी आज भी मोहन रोज की तरह बांस की चीजें बना रहा होता है कि उसी समय दुकान में एक आदमी आता है और कहता है, अरे सुनो, मुझे जरा लकड़ी की सुंदर मजबूत कुर्सियाँ दिखाना। क्यों नहीं, ये देखिए, ये वाली कुर्सियाँ बहुत ही ज्यादा मजबूत और टिकाऊ है। डिजाइन तो ठीक है, पर इसकी लकड़ियाँ मुझे कुछ अजीब लग रही है। वो इसलिए क्योंकि ये बांस की बनी हुई कुर्सियाँ हैं और बांस की लकड़ियों से बनी हुई कोई भी चीज बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है और वो जल्दी खराब भी नहीं होती है। इसलिए आप ये वाली कुर्सियाँ ले जाइए, देखिएगा आपको सालों साल कुर्सियाँ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह मोहन की बात सुनकर वो आदमी बांस की बनी हुई कुर्सियाँ खरीद कर ले जाता है। जिसके बाद मोहन फिर से अपने काम में लग जाता है और शाम होते ही मोहन जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी माँ सुमित्रा और उसकी पत्नी मीनाक्षी हाथों में बाल्टी लिए घर से पानी बाहर निकाल रही होती है। और मोहन कहता है, अरे माँ मीनाक्षी, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे बेटा, अभी कुछ देर पहले बहुत तेज बारिश हुई थी, जिस वजह से छत से पानी टपक टपक कर घर में पूरा पानी भर गया है। पता नहीं ये बारिश का मौसम क्यों आता है, काश इस गांव में कभी बारिश हो ही ना। अरे भला इसमें बारिश की क्या गलती है? अगर आज हमारा घर मजबूत बना होता तो हमें यह दिक्कत होती ही नहीं। और माँ जी भी तो आपसे कब से कह रही है कि घर की थोड़ी मरम्मत करवा दीजिए, लेकिन आप हो कि सुनते ही नहीं हो। अरे तुम खामखा ही परेशान हो रही हो। भला बारिश का मौसम होता ही कितने दिनों के लिए है और फिर इतनी जल्दी मैं घर की मरम्मत कैसे करवा पाऊंगा? अच्छा, अभी तो हम लोग जैसे तैसे इस घर में काट रहे हैं, लेकिन अगर कल को इस गांव में बाढ़ आ गई ना तो इस घर के साथ साथ हम लोग भी नहीं बचेंगे। अपनी माँ की ये बात सुनकर मोहन बिल्कुल चुप हो जाता है और फिर अपनी माँ और अपनी पत्नी के साथ मिलकर घर से पानी बाहर निकालने लगता है। क्योंकि मोहन मुखिया की दुकान पर जितना भी काम करता था
मुखिया उसको उसके हिसाब से बहुत ही कम पैसे दिया करता था, जिस वजह से मोहन अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से खिला पाता था। और ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है। तभी एक दिन सुमित्रा मीनाक्षी से कहती है, अरे बहू, मुझे तो लग रहा है आज बहुत तेज आंधी तूफान आने वाला है। देख तो बाहर पूरे आसमान में कितने काले बादल छा गए हैं। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हो। और सुनिए, आप इतनी खराब मौसम में काम पर मत जाइए। लेकिन मीनाक्षी, तुम्हें तो पता है ना कि अगर मैं एक भी छुट्टी करूँगा तो मुखिया जी मेरे इस महीने के पैसे भी काट लेंगे, इसलिए मुझे किसी भी हाल में काम पर जाना पड़ेगा। इतना कहकर मोहन अपने काम पर चला जाता है कि तभी कुछ देर बाद ही बहुत तेज आंधी तूफान आता है, जिसकी वजह से सुमित्रा के घर की छत तूफान की वजह से उड़ जाती है और उसके पूरे घर में बारिश की वजह से पानी भर जाता है, जिसकी वजह से अब दोनों सास बहू घर से बेघर हो जाती हैं। और जब शाम को मोहन घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ और उसकी पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठे आंसू बहा रही होती है। और यह देखकर मोहन कहता है, माँ, ये सब क्या हो गया? तू आ गया बेटा। ये देख, हमारा घर पूरी तरह से उजड़ गया है। एकमात्र यही तो हमारा सहारा था, अब ये भी हमसे छीन चुका है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम कहीं न कहीं तो रहने का इंतजाम कर ही लेंगे। इतना कहकर मोहन अपनी माँ और अपनी पत्नी के साथ मिलकर आसपास में रह रहे पड़ोसियों से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है कि उसी बीच बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। तभी मीनाक्षी कहती है, अरे बारिश शुरू हो गई, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? इतनी तेज बारिश में इधर उधर घूमना भी ठीक नहीं है। ऐसा करते हैं, हम लोग जंगल की ओर चलते हैं, वहीं किसी पेड़ के नीचे बैठकर बारिश रुकने का इंतजार कर लेंगे। लेकिन बहू, इतनी रात में इस तरह जंगल में जाना भी तो ठीक नहीं है। कहीं कोई जंगली जानवर निकलकर हम पर हमला न कर दे। माँ बिल्कुल सही कह रही है मीनाक्षी, इतनी रात में जंगल में जाना ठीक नहीं होगा। चलो हम लोग गांव के मंदिर में जाकर बैठ जाते हैं, सुबह देखा जाएगा कि क्या करना है। इतना कहकर मोहन अपने परिवार को लेकर गांव के मंदिर में जाकर बैठ जाता है और सुबह होने का इंतजार करने लगता है। तभी सुबह होते ही मोहन कहता है, मीनाक्षी, तुम माँ का ख्याल रखना। मैं मुखिया जी के पास जाकर कुछ पैसे मांग कर लाता हूँ ताकि हम कहीं पर किराए का घर ढूंढ सके। इतना कहकर मोहन मुखिया के पास जाता है और उसे सारी बातें बता देता है, जिसके बाद मुखिया कहता है, अरे मैंने क्या यहाँ पर पैसों का पेड़ लगा रखा है जो तुझे तोड़ कर दे दूं? और हाँ, अब से तुझे कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने कोई दूसरा लड़का रख लिया है। और इस तरह घर से बेघर हो जाने की वजह से और साथ ही काम छूट जाने की वजह से मोहन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, जिसके बाद मोहन वापस अपने परिवार के पास जाता है और उन्हें सारी बातें बता देता है। तभी मीनाक्षी कहती है, हे भगवान, और कितनी परीक्षा लोगे हम गरीबों की। पहले से ही बारिश में भीगने की वजह से माँ जी की तबीयत इतनी खराब हो गई है और ऊपर से अब इनका भी काम छूट गया है। अब हम लोग बिना पैसे के माँ जी का इलाज कैसे करवा पाएंगे? मीनाक्षी इतना बोल ही रही होती है कि तभी मंदिर का पंडित आकर उन लोगों को उस जगह से भी भगा देता है, जिसके बाद वो लोग जैसे ही मंदिर से बाहर निकलने लगते हैं वैसे ही बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और बारिश में फिर से भीगने की वजह से सुमित्रा की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। तभी वो लोग एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। उसी समय मीनाक्षी कहती है, अगर आज आपने हमारी बात सुनकर एक मजबूत घर बनाया होता तो आज हम लोगों की हालत ऐसी नहीं होती। आखिरकार हम लोग कब तक ऐसे ही बारिश में इधर उधर भटकते रहेंगे? मीनाक्षी की ये बात सुनकर मोहन को अपनी कही हुई बांस की मजबूती की बात याद आ जाती है और वो कहता है, मीनाक्षी, मैं सोच रहा था कि मैं जिस तरह बांस की लकड़ियों के फर्नीचर वगैरह बना सकता हूँ तो फिर मैं बांस से अपना घर क्यों नहीं बना सकता हूँ? और बांस से बना हुआ घर तो बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, जिस वजह से हम लोग इस बारिश के कहर से भी बच सकेंगे। और इस तरह मोहन की यह बात सुनकर मीनाक्षी और सुमित्रा के मन में भी उम्मीद की एक किरण जगती है।
जिसके बाद मोहन जंगल की और बांस की लकड़ियाँ काटने के लिए चला जाता है। अरे वाह, इस जंगल में तो बांस की बहुत ही हरी भरी लकड़ियाँ हैं, लेकिन ये इतनी चमक क्यों रही है? शायद बारिश के पानी की वजह से हो सकता है। चलो मैं इन लकड़ियों को काट लेता हूँ। इतना कहकर मोहन ढेर सारी बांस की लकड़ियाँ काट कर ले आता है और अपना बांस का घर बनाना शुरू कर देता है। जिसके बाद मोहन रात होने से पहले ही अपना बांस का घर बनाकर तैयार कर लेता है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। और यह देखकर मीनाक्षी कहती है, सच में यह बांस का घर तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। तुमने बिल्कुल सही कहा बहू, और ये काफी मजबूत भी लग रहा है। और इस तरह मोहन अपने परिवार को लेकर उस बांस के घर में रहने लगता है। तभी एक दिन फिर से बहुत तेज बारिश होती है, जिसकी वजह से पक्के मकानों में भी पानी चूने लगता है, लेकिन मोहन के बांस के घर में पानी की एक बूंद भी नहीं टपकती है। और यह देखकर सब लोग बहुत हैरान होते हैं। अरे इतनी तेज बारिश में तो पक्के मकानों से भी पानी चूना शुरू हो जाता है, लेकिन हमारे इस बांस के घर में तो पानी की एक बूंद भी नहीं टपक रही है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? और इस तरह बारिश बढ़ते बढ़ते बहुत तेज हो जाती है और देखते ही देखते पूरे गांव में बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से गांव के सभी पक्के मकान पानी में डूब जाते हैं। लेकिन मोहन का बांस से बना हुआ घर बिल्कुल चट्टान की तरह खड़ा रहता है। और यह देखकर मोहन और उसका परिवार बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। आखिरकार ये सब हो क्या रहा है? भला हमारा घर इस बाढ़ में कैसे बच सकता है? मोहन के इतना कहते ही उस बांस के घर में से एक आवाज आती है, तुम सब घबराओ मत, ये सब कमाल इस जादुई बांस की लकड़ी की वजह से हो रहा है। इसलिए तुम्हारा ये घर भी एक जादुई बांस का घर बन चुका है, इसलिए तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उस जादुई बांस घर की बात सुनकर मोहन और उसका परिवार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी मोहन कहता है, माँ, हम लोग तो जादुई बांस घर की मदद से इस बाढ़ से बच गए हैं, लेकिन हमें गांव वालों की भी मदद करनी चाहिए। वो लोग भी इस बाढ़ की वजह से बेघर हो गए हैं। इतना कहकर मोहन नाव की मदद से गांव वालों को अपने घर में ले आता है। और जब कुछ दिनों में बाढ़ का पानी सूख जाता है तो गांव के सभी लोग मोहन का धन्यवाद करते हैं और उससे अपने लिए जादुई बांस का घर बनवाते हैं, जिसकी वजह से मोहन की अच्छी खासी कमाई भी होने लगती है। और अब जादुई बांस घर की वजह से गांव में किसी को भी बारिश की वजह से कोई दिक्कत नहीं होती है और पूरा गांव हंसी खुशी रहने लगता है।